हेलो दोस्तों, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं अफरोज इस VTM 24 न्यूज में आपका खैर मकदम है, स्वागत है। दोस्तों, पेश हैं देश और दुनिया के हालात पर उर्दू अखबारों के तबसरे और तमाम खबरों को लेकर के अखबारात ने जो अपने इदारियों में अपने नजरियात को पेश किया है, उनमें खास तबसरे इस तरह हैं। तो कहते हैं कि ऊपर वाले की लाठी में आवाज नहीं होती। जुर्म किया है तो सजा भी मिलेगी, चाहे जितना भी पावरफुल कोई शख्स क्यों न हो, चाहे वो सियासत में हो, चाहे वो दूसरे तरीके के पावर में अपना अख्तियार रखता हो। तो ऐसा ही कुछ मामला है कि अगर आपने दुनिया में जुर्म किया है तो सजा मिलेगी और इसी दुनिया में मिलेगी। ये अल्लाह का कानून है, खुदा का कानून है, ईश्वर का कानून है, भगवान का कानून है। उसमें कहीं भी नाइंसाफी की बात ही नहीं है। सबको इंसाफ मिलता है। सबके साथ जो जुर्म होता है तो उसकी सजा होती है, भले वक्ती सुनवाई ना हो। ऐसा ही कुछ मामला समाजवादी पार्टी के साबिक लीडर और साबिक वजीर गायत्री प्रजापति के साथ पेश आया है, जिनको इस्मत दरी के मामले में, यानी इज्तिमाई इस्मत दरी, सामूहिक बलात्कार के मामले में खुसूसी अदालत ने उम्र कैद की सजा सुनाई। उनके साथ 2 लोगों को और भी सजा ताउम्र जेल की सुनाई है, जिसमें उन पर 2-2 लाख का जुर्माना भी लगाया गया है। तो जब तक वो वजीर रहे और मुतासिरा ने, यानी जो जिसके साथ ये हुई थी, वाकया पेश आया था इस्मत दरी का, उसने जब पुलिस में इसकी शिकायत की थी तो उसकी शिकायत को पुलिस ने अनसुना कर दिया था वजीर के दबाव में, हुकूमत के दबाव में। उस वक्त गायत्री प्रजापति कैबिनेट मिनिस्टर हुआ करते थे समाजवादी पार्टी की सरकार में। तो ये मामला उस वक्त पुलिस ने दबा दिया था, लेकिन बाद में मुतासिरा ने सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया, वहां दरखास्त दी, इंसाफ की मांग की। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस पर सख्त फटकार लगाते हुए पुलिस से कहा कि उस पूरे मामले की FIR दर्ज करके कार्रवाई शुरू करे। सुप्रीम कोर्ट के दखल के बाद पुलिस को इस मामले में कार्रवाई करने में मजबूर होना पड़ा। उसने पूरे मामले की FIR दर्ज की, जिसमें गायत्री प्रजापति और उनके साथ बाकी लोगों में, जिनमें 2 लोगों को सजा हो गई है और कुछ लोगों को सबूत की कमी की बिना पर माफ कर दिया अदालत ने, छूट गए हैं, वो उससे मुकदमे से बरी हो गए हैं। तो उन्हें भी इस बात को पुलिस ने पूछताछ के लिए गिरफ्तार किया और आज उन पर सख्ती शिकंजा कस गया। MP MLA से जुड़े जराइम के मामलात की लखनऊ में वाक़े बेंच ने ये फैसला सुनाया है। मुतासिरा की तरफ से इससे पहले पुलिस से ये बात कही गई थी, लेकिन उसने टाल दिया था। अब जो भी है, गायत्री प्रजापति को सारी उम्र जेल में ही बिताना पड़ेगा, उम्र कैद है, और उनके साथ उन लोगों को भी। तो इस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के दखल से मुतासिरा को इंसाफ मिल गया। लेकिन बहरहाल प्रजापति की सियासत और ताकत धरी रह गई। अब उनकी सजा को देखकर बाकी ऐसे सियासतदान या ऐसे जुर्म करने वाले या ऐसे ताकत का एहसास रखने वाले लोग ये समझ लें कि जुर्म की सजा इसी दुनिया में उनको मिलती है। देर भले हो जाए, वक्ती देर हो जाए, पुलिस से मिली भगत करके वो उसको दबवा लें, लेकिन सजा जो है वो अपने आप गले का फंदा बनती है। अब तो इस तरीके से पूरा मामला आप दुनिया के सामने है। हालांकि ऐसे ये पहला वाकया नहीं है जिसमें किसी ऐसे शख्स को सजा हुई हो, लेकिन एक बार फिर लोगों को की निगाह के सामने गुजर गया कि इतने पावरफुल होने के बावजूद गायत्री प्रजापति को सजा हुई। हालांकि सत्ता के नशे में, पावर के नशे में लोग भूल जाते हैं और जुर्म पर जुर्म करते चले जाते हैं। लेकिन बहरहाल अदालत जो है इस बारे में कहीं भी कोई भी लापरवाही नहीं करती, और जैसे ही उसके सारे मामले उसके सामने आते हैं तो वो उसमें सजा का पूरा इंसाफ करती है, सजा सुनाती है मुजरिम को, चाहे वो जितना बड़ी शख्स क्यों ना हो। बताते चले कि ये पूरा मामला 18 फरवरी 2018 में पेश आया था, जिसमें कि ये गायत्री प्रजापति के खिलाफ मुतासिरा के साथ इज्तिमाई आबरूरेजी का मामला सामने आया था। और इस मामले में मुतासिरा ने यह भी शिकायत की थी कि उसके साथ तो इज्तिमाई आबरूरेजी की गई और इसके अलावा उसकी नाबालिग लड़की को भी पर भी इस तरह की कोशिशें की गई और किसी तरीके से उसने अपनी इन पावरफुल ताकतवर वजीर के और उनके
गुंडों से अपनी जान बचाई। तो इस तरीके से अदालत ने पूरे मामले की सुनवाई करके उस मुतासिरा को इंसाफ दिया और ये दिखला दिया कि बहरहाल सजा मिलना ही है जुर्म की, चाहे जितना भी बड़ा आदमी क्यों ना हो। और कानपुर के एक नौजवान ताजिर के कत्ल के मामले में जो पुलिस की तफ्तीश के दौरान नौजवान ताजिर कानपुर के मनीष गुप्ता का मुश्तबा हालत में मौत के मामले को उनकी अहलिया ने, उनकी पत्नी ने इस तरह की एक दरखास्त सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई थी। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस पर सुनवाई करते हुए कहा है कि अब इस पूरे मामले को दिल्ली की सीबीआई अदालत में ट्रांसफर कर दिया जाए। कोर्ट ने इसमें कहा है कि जिस तरीके से अभी तक लापरवाही की गई है जांच में वो बेहतर नहीं है, इसलिए इसे फौरी तौर पर दे दिया जाए। मनीष गुप्ता की बीवी ने इस सिलसिले में पहले भी दरखास्त कोर्ट में दी थी कि एसआईटी जो है वो इस मामले में लापरवाही कर रही है और ठीक से जांच नहीं की जा रही है। ऐसे में उनके शौहर के कत्ल के मामले को दबाने की कोशिश हो रही है। इसके अलावा यूपी के एसआईटी पर उन्होंने तमाम तरह के सवालात भी उठाए थे। और उधर दिल्ली हाई कोर्ट ने तबलीगी जमात के मामले पर सुनवाई करते हुए, यानी तबलीगी जमात में जो कोरोना के दौरान ये मसला बड़ा तेजी से सोशल मीडिया पर और तमाम टीवी पर बहुत तेजी से उठाया जा रहा था, जिसको लेकर लोग फिरका परस्ती का फिरके वाराना रंग दे रहे थे, सांप्रदायिकता फैलाने की भी कोशिश में लगे हुए थे कि तबलीगी जमात में विदेश के लोग आए हुए हैं और उनके आने की वजह से कोरोना और फैला है इंडिया के अंदर, और उसको लेकर बड़ी फजीहत हुई थी। तो बहरहाल उस मामले में जो एफआईआर दर्ज की गई थी जिन लोगों के मामले में कि इन लोगों ने विदेशी लोगों को यानी जमात में बुलाया था और वो लोग कोरोना के दौरान आए थे, जिसकी वजह से कोरोना फैला है। तो इस मामले पर अदालत ने बहुत ही सख्ती से इससे जानना चाहा है मामले की सुनवाई करते हुए कि वो बताए कि तबलीगी जमात वालों को पनाह देना कहां से जुर्म हो गया और क्या इस तरह का कोई मामला उनके पास सबूत में है या उनको कोई नोटिस मिली थी कि इस तरह का कोई बाहर से आदमी यहाँ आए और यहाँ रुक नहीं सकता है। हुकूमत ने क्या कोई ऐसे खास मकाम के लिए कोई नोटिस जारी किया था कि यहाँ पर ऐसे लोग रह रहे हों तो वो जुर्म के दायरे में आ रहा है, उनको रहने ना दिया जाए। तो बहरहाल पूरे मामले की सुनवाई करते हुए जस्टिस मुक्ता गुप्ता ने तबसरे में पुलिस से ये भी सवाल किया है कि क्या जमात में हिस्सा लेने वाले लॉकडाउन से पहले पनाह मांगी थी और आमदोरफ्त को आवागमन पर कोई उन्होंने जो लॉकडाउन लगा था उसमें उनका आवागमन है, उसमें कोई कानून तोड़े जाने जैसी बात सामने है आपके। इस तरीके के तमाम सवालात जो है कोर्ट ने किए हैं पुलिस से। और जस्टिस ने कहा है कि अचानक लॉकडाउन लग गया तो कोई शख्स कहाँ जाएगा, अगर कोई आया हुआ है तो कहाँ जाएगा। ये सवाल भी अदालत ने पुलिस से पूछा है। और अदालत ने ये भी तबसरा किया है कि क्या एमपी में किसी मंदिर, मस्जिद और गुरुद्वारे में ठहरने पर कोई पाबंदी है। अरे किसी भी शख्स को कहीं भी ठहरने की कोई भी आज़ादी है, उसको अपनी मर्जी से कहीं भी रह सकता है, कहीं पनाह रह सकता है। और क्या ऐसा कोई नोटिस भी सरकार की तरफ से था कि जो कि जिसमें यह कहा गया था कि जो भी ऐसी जगहों पर हो उसमें उसके साथ रहने वाले वो उन्हें निकाल दें वहां से। तो इस तरीके से ये पुलिस ने जो भी किया है उसमें उससे पूरी तरह से सफाई मांगी गई है कि वो पूरे हलफनामे के साथ ये पूरा जवाब दे। बहरहाल अदालत के तबसरे से न सिर्फ एसआईटी की किरकिरी हुई बल्कि उन लोगों के भी मुंह बंद हो गए हैं जो इस मामले को उछालकर कोरोना फैलाने की वजह करार देते रहे हैं। और इसमें बड़े बड़े सियासी और वैसे लोग भी शामिल थे। अब इसमें उनका जिक्र नाम लेना मुनासिब नहीं है। तो उन लोगों ने इसको जो है सांप्रदायिकता का रंग भी देने की कोशिश की थी। वैसे ही तमाम मामले में अगर कहीं ऐसा मसला आ जाता है, खासकर अल्पसंख्यक यानी मुस्लिम का मामला अक़लियतों का आ जाता है, तो उसमें और ज़्यादा ये पहलू ढूंढा जाता है कि इसमें कहाँ से वो आ रहा है कि किस तरह से बदनाम किया जाए। तो बहरहाल जमात इस्लामी ने इसमें जो है पहल की थी कोर्ट में और उन लोगों ने अपनी दरख्वास्त लगाई थी कि हमारे खिलाफ जो एफआईआर इस तरह की हुई है उसे रद्द कर दिया जाए, वापस कर दिया जाए। तो इस पूरे मामले की सुनवाई में कोर्ट ने किया है। तो इसके बाद जो है जो लोग इससे प्रभावित हुए थे, मुतासिर हुए थे, बहुत ज़्यादा उनको तकलीफ पहुंची थी, तो कोर्ट के इस फैसले से उनमें बहुत राहत महसूस की जा रही है। और उनका कहना है कि अब हमें पूरी उम्मीद है कि पुलिस हमारे खिलाफ और कोई फर्जी कार्रवाई नहीं कर पाएगी।
और कोर्ट से पूरा मामले का इंसाफ, पूरा मामला सामने आ सकेगा कि हम कौन गलत था कौन सही था। खैर, तो इस तरह के और भी तमाम तबसरे हैं, लेकिन आज उर्दू अखबारों के तबसरे के सिलसिले को यहीं खत्म करते हैं। और जिन जिन अखबारों ने से आज के तबसरे में मैंने बयान किए हैं, उनमें राष्ट्रीय सहारा, सहाफत, रोजनामा आग, रोजनामा जमातदोस्त, रोजनामा एतमाद, रोजनामा तासीर, मुंसिफ वगैरह शामिल हैं। तो आप दीजिए इजाज़त। आदाब, नमस्कार।